नमस्कार। सुबह 7 बजे के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। सबसे पहले बात करते हैं पीएम मोदी की। कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को आज लॉन्च करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 1 लाख करोड़ का कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड होगा। सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसको लॉन्च किया जाएगा। किसान सम्मान योजना की छठी किश्त भी आज प्रधानमंत्री जारी करेंगे। इसके लिए किसानों के लिए 17,000 करोड़ का फंड जारी किया जाएगा। देश के 8.5 करोड़ किसानों को इस योजना का लाभ मिल रहा है और आज इसकी छठी किश्त को प्रधानमंत्री जारी करेंगे। 17,000 करोड़ का फंड जारी किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के जरिए अयोध्या में मस्जिद और दूसरे निर्माण के लिए ट्रस्ट का गठन किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वक्फ बोर्ड को मिली जमीन पर बनने वाली जन सुविधाओं के शिलान्यास के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को न्योता भेजा जाएगा। इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ट्रस्ट के सचिव और प्रवक्ता ने फोन पर न्यूज 18 को बताया कि अयोध्या में वक्फ बोर्ड को मिली 5 एकड़ जमीन पर अस्पताल, लाइब्रेरी, सामुदायिक रसोई घर और रिसर्च सेंटर बनाया जाएगा। ये सभी चीजें जनता की सुविधा के लिए होंगी और जनता को सहूलियत देने का काम मुख्यमंत्री का होता है। इसी हैसियत से इनके शिलान्यास के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आमंत्रित किया जाएगा। उन्होंने विश्वास जताया कि सीएम योगी न सिर्फ इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे बल्कि जन सुविधाओं के निर्माण के लिए सहयोग भी करेंगे। सीए एनआरसी के खिलाफ आंदोलन की आग क्या फिर से भड़काने की तैयारी चल रही है? क्या यह गैंग फिर से मुखर होने जा रहा है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अलीगढ़ पहुंचे सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद प्राचा ने जल्द ही आंदोलन को फिर से हवा देने के संकेत दिए हैं। वकील महमूद प्राचा ने कहा है कि जल्द ही संविधान बचाओ आंदोलन यानी कि सीए एनआरसी के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत 15 अगस्त से हो सकती है। बहुत जल्दी होगा। अब संविधान और स्वतंत्रता का ही ये आंदोलन है। तो अब आप देखें, स्वतंत्रता दिवस तो आ ही रहा है 15 तारीख को, तो उसके आसपास से ही दोबारा शुरू होगा इंशाल्लाह। कोरोना काल में उत्तर प्रदेश में आज बीएड की प्रवेश परीक्षा आयोजित होने जा रही है। इसमें 4 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच परीक्षा को एक बड़ी चुनौती माना जा रहा है। कोरोना काल में लखनऊ विश्वविद्यालय की ओर से रविवार को पूरे प्रदेश में यूपी संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा आयोजित की जा रही है। प्रदेश भर में आयोजित हो रही इस परीक्षा में 4 लाख से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे, जिसके लिए 14 नोडल सेंटर और 4 उप नोडल सेंटर बनाए गए हैं। उत्तर प्रदेश में कुल 1089 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। कोरोना काल में आयोजित होने जा रही सबसे बड़ी परीक्षा को सकुशल संपन्न कराना सभी जिलों में प्रशासन के लिए भी चुनौती बनी हुई है। बीएड प्रवेश परीक्षा को लेकर वैसे सभी जिलों में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रवेश परीक्षा 2 पालियों में सुबह 9 बजे से 12 बजे और 2 बजे से 5 बजे के बीच आयोजित की जाएगी। लेकिन कोरोना के संक्रमण को देखते हुए परीक्षा केंद्रों को जहां पहले ही सैनिटाइज कराया जा रहा है, वहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए और मास्क पहनकर ही परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र पर आ सकेंगे। इसके साथ ही पहली पाली की परीक्षा के समाप्त होते ही परीक्षा केंद्रों को फिर से सैनिटाइज कराया जाएगा। केंद्रों पर आने वाले परीक्षार्थियों की थर्मल स्कैनिंग की जाएगी। यदि उनका बॉडी टेम्परेचर ज्यादा होगा तो उन्हें अलग कमरे में बैठाकर परीक्षा देने की व्यवस्था की जाएगी। लेकिन किसी परीक्षार्थी को परीक्षा देने से रोका नहीं जाएगा। राज्य विश्वविद्यालय की ओर से कोरोना को देखते हुए सभी गाइडलाइंस का पालन कराते हुए प्रवेश परीक्षा को संपन्न कराने के निर्देश दिए गए हैं। नकल विहीन, निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से परीक्षा कराने के लिए राज्य विश्वविद्यालय के ऑब्जर्वर भी लगाए गए हैं। इसके साथ ही पर्याप्त पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। टीम न्यूज 18। और अब बात करते हैं बाढ़ और बारिश की। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ का कहर लगातार बरपा हुआ है। बाढ़ से जनजीवन पूरी तरह से पटरी से उतर गया है। गांव तालाब बन गए हैं तो सड़कें समंदर बन गई हैं। दर्जनों गांव का संपर्क जिला मुख्यालयों से कटा हुआ है। देखिए रिपोर्ट। यूपी के पूर्वांचल में बाढ़ ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। कई गांव बाढ़ की भेंट चढ़ चुके हैं। चारों ओर बस बर्बादी ही नजर आ रही है। गोंडा में बाढ़ से हालात बदतर हो गए हैं। घर आंगन सब पानी में डूब गए हैं। बच्चे पानी में खेल रहे हैं तो बड़ों को झोपड़ी से पानी कैसे बाहर निकालें, इसकी चिंता सताई जा रही है। मॉनसून से पहले बाढ़ को लेकर बड़े बड़े दावे किए गए थे। ये सभी दावे बाढ़ में बह गए। अब अधिकारी गांव का दौरा कर रहे हैं और पीड़ितों को मदद का भरोसा दिला रहे हैं।
भिखारीपुर सिकरौरा जो हमारा तटबंध है उसके किलोमीटर 17.6 पर कटान हुई है, जो तकरीबन 40 से 45 मीटर के बीच में वो कटान हुई है। और ये एकदम से जब पानी नीचे जा रहा था, नदी का बहाव तेज होने की वजह से, वाटर एक्शन की वजह से वो कटान हुई है। इसमें जो अभी तक जानकारी मिली है वो आबादी क्षेत्र में धीरे धीरे से पानी पहुँचना शुरू हो रहा है। तो जितने हमारे आबादी क्षेत्र में लोग हैं उसमें अभी जो हमारी गणना है उसके हिसाब से 42 परिवार हैं, जिसमें कि 162 लोग हैं, उनको इवैक्यूएट करके शिफ्ट कराने की व्यवस्था करा रहे हैं। उधर देवरिया जिले में बाढ़ का प्रकोप कम होने का नाम नहीं ले रहा। मईन थाना इलाके में अब सरयू नदी ने तांडव मचाना शुरू कर दिया है, जिससे 2 दर्जन से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। देवर हवा बाबा की तपोस्थली भी जलमग्न हो गई है। वहीं सैकड़ों एकड़ फसल पानी में विलीन है, जिससे बड़े पैमाने पर चारे का संकट गहरा गया है। इन गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूटा हुआ है। मई थाना क्षेत्र का गांव है और यहाँ पे कई गांव जलमग्न हो चुके हैं। खास करके देवरा बाबा की जो तपोस्थली है वहाँ जाने वाला मार्ग पूरा जलमग्न हो चुका है। हालांकि जिला प्रशासन किसी तरह एक नाव लगाया है, लेकिन ग्रामीणों का साफ तौर से कहना है कि यहाँ नाव को और लगाया जाए जिससे लोग आवागमन कर सके। वहीं बलरामपुर से राप्ती नदी का बहाव लोगों में खौफ पैदा कर रहा है। नदी दोनों तटों पर तेजी से कटान कर रही है। कल्याणपुर, लालाजोग, चंदापुर समेत कई गांव पानी में डूबे हुए हैं, जिसको देखते हुए राहत और बचाव कार्य भी शुरू हो गए हैं। राप्ती नदी के तटवर्ती इलाके जलमग्न हो गए हैं, जिससे कई गांवों का संपर्क पूरी तरह से टूट गया है। यहाँ नाव के सहारे ही लोग आवागमन कर रहे हैं। नदी जब बढ़ी तो ये थोड़ी काम करी, ये तो सीधा निकल जाए गाँव में हो जाए पानी। कितना खतरा है? बहुत खतरा है। गोरखपुर में भी बाढ़ ने जमकर तबाही मचाई है। कई गांव पूरी तरह से पानी में डूबे हुए हैं, तो बाढ़ ने हजारों एकड़ फसल को बर्बाद कर दिया है। बाढ़ से अगर फसल बच गई तो जानवर उसे बर्बाद कर रहे हैं। जानवर हो या इंसान, हर कोई बचने के लिए ऊंचे स्थानों की ओर पलायन कर रहे हैं। टीम न्यूज़ 18। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में बारिश और बाढ़ का कहर लगातार जारी है। बारिश और बैराजों से छोड़े जाने वाले पानी के चलते नदियां उफान पर हैं। बाढ़ के चलते कई गांवों का संपर्क मार्ग कट गए हैं। इसके चलते अब गांव में पानी घुस गया है और फसलें जलमग्न हो गई हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बलरामपुर से सर्वेश, आजमगढ़ से अभिषेक और बाराबंकी से अनिरुद्ध हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले अनिरुद्ध, आपके पास आएंगे, बताइए क्या तस्वीर इस वक्त है और कौन कौन से इलाके ज्यादा प्रभावित हैं और प्रशासनिक अमला क्या कर रहा है? देखिए अनुपम, मैं बताना चाहूँगा कि लगभग 3 तहसीलें जो हैं वो इस बाढ़ की जद से प्रभावित हर साल होती हैं और यहाँ कम से कम सैकड़ों गांव कह सकते हैं कि सैकड़ों गांव इसकी जद में आते हैं। मौजूदा समय की बात करें तो खतरे के निशान से 37 सेंटीमीटर ऊपर जो है वो घाघरा का जो पानी है वो इस समय चल रहा है। अभी की बात करी जाए और तो प्रशासन की तरफ से तमाम जो बाढ़ के प्रभावित लोग हैं उनको बाढ़ राहत सामग्री जो है वो मुहैया कराई जा रही है। कटान क्योंकि अब शुरू हो गई है तो सबसे बड़ी समस्याएं जो इन क्षेत्रों में, जैसे सिरौली गौसपुर की बात करें तो यहाँ पे जो बसे हुए लोग हैं, जैसे तिलवारी है, सनावा है, ये ऐसे गांव हैं, गोबरा गांव हैं जो हर साल जो प्रभावित होते थे। यहाँ से रेस्क्यू जो ऑपरेशन जो है वो चल रहा है। जो लोग यहाँ पे रहते थे उनको तटबंध में लाने का काम जिला प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। तो कुल मिला जुला के अभी अगर बात करी जाए तो जो कटान है, कटान से काफी जो गाँव के जो लोग हैं उनकी खेती बाड़ी जो है ये प्रभावित हो रही है। और अब सबसे बड़ा चैलेंज ये जिला प्रशासन के सामने होगा कि अब जो बीमारियां जो इसके बाद शुरू होती हैं, पानी से जो बीमारियां जो शुरू होती हैं जिनसे लोग प्रभावित होते हैं, उनको किस तरीके से बिल्कुल अनिरुद्ध, हम आएंगे आपके पास, बने रहिए। बलरामपुर से सर्वेश हमारे साथ हैं। सर्वेश, बलरामपुर की क्या तस्वीर है? वहां पर कौन कौन से इलाके प्रभावित हुए हैं और प्रशासनिक अमला लोगों तक किस तरीके से मदद पहुंचा रहा है? देखिए अनुपम, बता दें कि बलरामपुर की जो स्थिति है, राप्ती नदी इसकी लाइफलाइन मानी जाती है, लेकिन बाढ़ के समय यही अभिशाप बन जाती है। और नज़ारा ये होता है कि 2 तरह की तबाही बलरामपुर में देखने को मिलती है। पहला ये कि बाढ़ आने के बाद जो जगह जगह जल भराव हो जाता है निचले इलाकों में, तो उसमें सैकड़ों गांव प्रभावित हो जाते हैं और सबसे बुरा असर उसका फसलों पर पड़ता है। दूसरी तबाही जो देखने को मिलती है कि राप्ती नदी जब अपने तटवर्ती इलाकों को काटती है तो तमाम तटवर्ती गांव कटने लगते हैं, फसलें बर्बाद होती हैं, जमीनें राप्ती नदी में समाहित हो जाती हैं। उसका भी असर किसानों पर ही और फसलों पर
पड़ता है। अभी जो कल्याणपुर गांव में कटान हुई, अभी जो ढोडरी में सड़क काट दी गई है, परसों नदी ने काट दिया है, और इसके अलावा महरी, श्री दत्तगंज ब्लॉक का एक पूरा इलाका, लगभग 40 गांव ऐसे हैं जो पूरी तरह जल से भरे हुए हैं। जल भराव इतना ज़बरदस्त है कि पूरी फसलें तबाह हो गई हैं। जो खरीफ की फसल है उसका तो नुकसान होता ही है, जो आने वाली रबी की बुआई होती है उस पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। तो दोनों फसलें ग्रामीणों की बर्बाद होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर्वेश, नजर बना के रखिए, बने रहिए हमारे साथ। आजमगढ़ से अभिषेक हमारे साथ हैं। अभिषेक, पिछले वक्त में आजमगढ़ में रिंग बांध टूटा था, उसके बाद तबाही मची थी, अब क्या मंजर है वहां पर और किस तरीके से लोगों की मदद हो रही है? जी अनुपम, बिल्कुल आपको बताना चाहेंगे, करीब एक सप्ताह पहले वहां का रिंग बांध जो टेकनपुर से होकर गुजरता है वो टूट जाता है, जिसके बाद जिला प्रशासन वहां हरकत में आती है और रिंग बांध को जोड़ने में लग जाती है। लेकिन एक सप्ताह बीत गए हैं, अभी तक उस रिंग बांध को नहीं जोड़ा जा सका है। तभी एक और सूचना वहाँ के क्षेत्रवासियों को मिलती है कि जो वहाँ का मेन बंधा है महुला गढ़वल, उसमें भी रिसाव शुरू हो गए हैं। तो जिला प्रशासन लगातार उसे भी जो है सही करने में लगा हुआ है, लेकिन अभी भी रिसाव जारी है। तो अगर ऐसे में मेन बांध जो है महुला गढ़वल का अगर ये टूटता है तो लगभग 150 गांव से अधिक गांव जो है प्रभावित होते हैं। तो निश्चित तौर पे यहाँ पे सगड़ी तहसील के लोगों पर चिंताओं की लकीर उनके माथों पर साफ तौर पे देखा जा सकता है, क्योंकि अगर ये बांध टूटता है तो 150 से अधिक गाँव यानी कि पूरा सगड़ी तहसील जो है जलमग्न हो जाएगा। तो अभी तक पिछला जो रिंग बांध टूटा था उसे जोड़ा नहीं जा सका है। हालांकि अभी 4 दिन पहले यहाँ पर सुरेश राणा जो यहाँ के प्रभारी मंत्री हैं वो आए हुए थे, वहाँ का निरीक्षण किया था। उन्होंने दावा किया था कि इसे 24 घंटे के अंदर जोड़ लिया जाएगा। उसके बाद कल वन मंत्री दारा सिंह चौहान आते हैं, वो भी दावा करते हैं कि इसे जोड़ लिया जाएगा। लेकिन एक सप्ताह बीत गए हैं, अभी तक उस रिंग बांध को नहीं जोड़ा जा सका है और करीब 2 दर्जन से अधिक घर जो है वो पूरी तरीके से जलमग्न हो गए हैं। बिल्कुल आप नजर बना के रखिए अभिषेक, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो अभिषेक, अनिरुद्ध और सर्वेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ब्रेक के बाद बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। जालौन में एक लड़की ने आत्महत्या कर लिया। आत्महत्या के पीछे की वजह पुलिस बताई जा रही है। आरोप है कि पुलिस ने लड़की को प्रताड़ित किया और उसी प्रताड़ना से तंग आकर उसने आत्महत्या कर ली। लड़की पर पासपोर्ट चोरी का आरोप लगा था। पुलिस ने उसे और उसकी सहेली को पकड़ा और फिर आरोप है कि थाने में योगेश नाम के दरोगा ने बेल्ट से उसकी पिटाई की, जिससे आहत होकर उसने आत्महत्या कर ली। कस्बा रामनगर की एक लड़की द्वारा आत्महत्या किए जाने की सूचना प्राप्त हुई है और उसके पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। सभी पहलुओं और सभी तथ्यों की जांच करने के बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने पर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। और बड़ी खबर इस वक्त लखनऊ से आ रही है। 1 लाख के इनामी बदमाश को एनकाउंटर में ढेर किया गया। इनामी बदमाश हनुमान पांडे को मार गिराया गया। कृष्णानंद रॉय हत्याकांड का आरोपी ढेर किया गया। मुख्तार अंसारी और मुन्ना बजरंगी का करीबी था हनुमान पांडे। लखनऊ के सरोजनी नगर में एनकाउंटर हुआ। एसटीएफ की टीम को यहां पर यह कामयाबी हाथ लगी है। एसटीएफ ने यह एनकाउंटर किया है। लखनऊ में सनसनीखेज एनकाउंटर की खबर। आगरा में एक पिता का कहर अपने मासूम बच्चे पर ऐसा टूटा कि हर कोई हैरान रह गया। न्यूज 18 पर खबर दिखाने के बाद पुलिस ने पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया। ग्यारह साल के मासूम बच्चे की ये चीख, ये सिसकियां सुनकर किसी की भी रूह कांप उठेगी। लेकिन इस बेरहम बाप को बच्चे पर जरा भी तरस नहीं आया। तस्वीरें आगरा के जगनेर इलाके की हैं। खिड़की पर उल्टा लटका ये बच्चा लगातार अपने पिता से रहम की गुहार लगाता रहा। गांव वाले भी मना करते रहे, लेकिन ये शख्स नहीं रुका। बच्चे को बेरहमी से रस्सी से बार बार पीटता रहा। बच्चे की गलती सिर्फ इतनी थी कि वह दोस्तों के साथ खेलने गया था और इसी दौरान कुछ बच्चों से उसका विवाद हो गया। पिता को ये बात रास नहीं आई और उसने अपने ही बच्चे को किसी हैवान की तरह इतना मारा कि वो बेसुध हो गया।
आप तस्वीरें देखिए कैसे ये शख्स बार बार बच्चे के पास जाता है, उसे सबक सिखाने की बात कर रहा है और उसको धमका रहा है कि आगे से ऐसी गलती की तो अंजाम इससे भी बुरा होगा। 40 सेकंड के इस वीडियो ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं कि अगर बच्चे की गलती थी तो क्या बच्चे को सबक सिखाने का यही तरीका था? कैसे एक पिता अपने ही बच्चे को इतनी बेरहमी से पीट सकता है? और एक बार बड़ी खबर पर फिर लौट रहे हैं। लखनऊ में 1 लाख के इनामी बदमाश को ढेर किया गया। इनामी बदमाश हनुमान पांडे को मार गिराया गया। कृष्णानंद राय हत्याकांड का आरोपी ढेर किया गया है। मुख्तार अंसारी और मुन्ना बजरंगी का एक करीबी था। लखनऊ के सरोजनी नगर में एनकाउंटर हुआ। यूपी एसटीएफ की टीम ने एनकाउंटर में बदमाश को ढेर किया है। बड़ी खबर इस वक्त की लखनऊ से। हनुमान पांडे पर 1 लाख रुपए का इनाम था। मुन्ना बजरंगी और मुख्तार अंसारी का करीबी था। ऋषभ मणि बातचीत करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ रहे हैं। ऋषभ, हनुमान पांडे का क्या आपराधिक इतिहास रहा है और किस तरीके से यूपी एसटीएफ की टीम ने इसको मार गिराया है? अनुपम, देखिए, इसका सबसे बड़ा अपराध कृष्णानंद राय के हत्याकांड में शामिल था और उस वक्त से लेकर आज का अपराध का आतंक का बड़ा नाम था। जेल के अंदर बड़े बड़े माफिया बंद जरूर रहते हैं, लेकिन उनके इशारों पे कई बड़ी हत्याओं को, कई बड़ी वारदातों को अंजाम देने में हनुमान पांडे का नाम हम हमेशा से आते रहा। अभी बीते दिनों खान मुबारक गैंग का शूटर नीरज सिंह गिरफ्तार हुआ था प्रयागराज से। उससे पूछताछ में खुलासा हुआ था कि राकेश पांडे ने उससे 2 पिस्टल लिए और वो किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। उसके बाद से 1 लाख रुपए का इनाम हनुमान पांडे के ऊपर हो गया था और यूपी एसटीएफ लगातार इसको तलाश रही थी। आज सुबह करीब 4:30 बजे की सूचना मिली थी। इसको सरोजनी नगर इलाके में देखा गया था और ये आशंका जताई जा रही थी किसी वारदात के इरादे से है। एसटीएफ ने जब इसकी घेराबंदी की है तो इसने एसटीएफ के ऊपर गोलीबारी शुरू कर दी है और जवाबी फायरिंग जब एसटीएफ की ओर से की गई है तो उसमें हनुमान पांडे को गोलियां लगी हैं और उसको अस्पताल ले जाया गया है, जहां बताते हैं उसकी मौत हो गई है। एसटीएफ काफी समय से इसके पीछे पड़ी हुई थी, क्योंकि कृष्णानंद राय के हत्याकांड में इसका नाम आया था, लेकिन ये कुछ समय के लिए फरार हो गया था। काफी ढूंढने के बाद इसका पता नहीं चला था। फिर कुछ सालों बाद ये आया है और बीच बीच में अपराध करता है, फिर कुछ दिनों के लिए फरार हो जाता है। लेकिन जो बड़े अपराधियों को टारगेट करने का एक एम दिया गया था कि उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उसी के तहत एसटीएफ की उसी टॉप 10 या हिट लिस्ट जो कह सकते हैं उसमें हनुमान पांडे का नाम शामिल। बिल्कुल ऋषभ, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे संवाददाता इस बड़ी खबर पर हमें अपडेट दे रहे थे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।